Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of March 2022. 27 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक रह गया है फॉर दिस ईयर्स यूपीएससी एग्जामिनेशन, वो हमारी करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स उसमें अभी भी डलते जा रहे हैं। आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं, बहुत इजीली आप देख लेंगे। एक दिन में 4 से 5 लेक्चर आप आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप वो लेक्चर्स कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू मिडिएवल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ पाइक्स। तो आपको पाइक्स के बारे में बताना है कि इनकी पोजीशन क्या थी, हु वर दे, है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, दे वर द पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। दूसरा है, दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट। तीसरा है, दे हैड लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड गोल्ड एंड डोनेटेड इट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एंड चौथा है, देवर मर्सनरीज रिक्रूटेड फ्रॉम अदर किंगडम्स। दूसरा क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द उलगुलन मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि उलगुलन मूवमेंट इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन सारे, ज्योतिराव फूले, बी वीर सावरकर, सी बिरसा मुंडा, या डी सीधू एंड कान्हू। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है आपका उलगुलन मूवमेंट, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डच इन्वेजन। डच इन्वेजन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1605। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द बैटल ऑफ हुगली डेल्ट अ क्रशिंग ब्लो टू डच एम्बिशंस इन इंडिया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। नाउ लेट मी टेल यू दी आंसर्स, लेकिन उससे पहले आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पहला, हम तीसरे सवाल से ही शुरू करते हैं, चलो बैक से ही शुरू करते हैं। इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ना डच की आने के बाद, वो मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, वहाँ पे 1605 में ही स्टार्ट की थी इन्होंने, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो आपका एंग्लो डच वॉर्स भी हुए थे 1672-74 के बीच में, एंग्लो डच वॉर्स हुए थे, बहुत ही खतरनाक। इसके बाद जो फाइनल डिफीट है डच की, डच जो एम्बिशंस है इंडिया में, वो बैटल ऑफ हुगली जो कि 1759 में हुआ था। इट वाज अ क्रशिंग ब्लो टू द डच एम्बिशंस इन इंडिया। ये 1759 में, याद रखिएगा, बैटल ऑफ हुगली हुआ था 1759 में, ठीक है ना। पहले अब दूसरा सवाल पे आते हैं। उलगुलन मूवमेंट के बारे में पूछा है कि उलगुलन मूवमेंट किससे रिलेटेड है। तो ये बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि इसको द ग्रेट टमल्ट बोलते हैं, उलगुलन मूवमेंट को ही ग्रेट टमल्ट बोलते हैं। एंड इट वाज इन द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन में, याद रखिएगा, उस समय टेनेंसी एक्ट, अगर आपको याद हो तो टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1908 में। 1908 में टेनेंसी एक्ट पास हुआ था ना, उसी के अपोज में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, आउटसाइडर्स और ये सारे इशूज़ थे ही। तो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है उलगुलन मूवमेंट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको याद रखना ही है। फिर इसके बाद एक और सवाल था, मैंने पाइक्स की कंडीशन पूछी थी इन टर्म्स ऑफ मिडिवल किंगडम्स के टाइम पे क्या कंडीशन थी। तो पाइक्स वर बेसिकली फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट, दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट। तो ये अहोम किंगडम के टाइम में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर एंड दोज फोर्स टू डू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। तो ये फोर्स्ड लेबर पे डिपेंडेंट था अहोम किंगडम थोड़ा सा, और ये पाइक्स वो थे जो फोर्स्ड लेबर में काम करते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दे वर द थिंग्स विच वर देयर, है ना। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये 3 सवाल थे आज के, जिनके जवाब मैंने आपको दे दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज CUET। CUET क्या है एंड विल दिस मूव बी अ गुड मूव, डिस्कस। तो देखो, अभी आपको CUET हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 11th-12th के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात की है, जो कि नॉन इंजीनियरिंग। देखो, टेक्निकल के लिए तो IIT और ये सब होता ही है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल जैसे आर्ट्स हो गया, ये सब चीज़ों के लिए जो एग्जामिनेशन है, कॉमन एग्जामिनेशन, CUET की बात की है। तो क्या ये एक सही मूव है? अगर है तो डिस्कस करिए, नहीं है तो डिस्कस करिए, लेकिन डिस्कस करिए, ठीक है ना। वैसे आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, तो एक बार देख लीजिए न्यूज़ एनालिसिस, तो आपको बहुत प्यारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना।
सबसे पहली न्यूज, बेंड एंड एम, डीआरडीओ's कॉर्नर शॉट वेपन गिव्स पुलिस अ क्रिटिकल आई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट हुआ है वेपनरी में, और पुलिस के लिए तो स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही पुलिस में यूज़ क्या होता है, पुलिस में नॉर्मली पिस्टल यूज़ होती है एट दी ऑफिसर लेवल, ऑफिसर्स के लेवल पे पिस्टल यूज़ होती है, और जो वार्डर कांस्टेबल लेवल है वहाँ पे आपके पास या तो इंसास है या एसएलआर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंसास एसएलआर ही है। वैसे इंसास तो अभी भी ये बीएसएफ और इन सब के पास है, लेकिन वो तो एसएलआर ही यूज़ करते हैं, पहले 303 यूज़ करते थे ना, बट अभी थोड़ा सा, लेकिन एसएलआर और ये सब बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। ऐसे में डीआरडीओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपनरी जो बनाई है, स्पेशली सीआरपीएफ को, अभी तो सीआरपीएफ सीएपीएफ के लिए बनाई है, आगे जाकर के बाकी पुलिस फोर्सेज में भी जो स्टेट पुलिस है उनके पास भी आ सकती हैं। इसको बोलते हैं कॉर्नर शॉट वेपन, कॉर्नर शॉट वेपन। तो इट्स अ कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया है डीआरडीओ ने, और एडवांस स्टेज में है बिल्कुल सीआरपीएफ के लिए। काफ़ी हमारे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ फायरिंग्स और सबसे ज़्यादा आई थिंक कैजुअलिटी जो है वो सीआरपीएफ लेवल पे ही है। तो सीएसडब्ल्यूएस जो है इट्स अ स्पेशल वेपन डिजाइंड बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। एक्चुअली डीआरडीओ की ही एक लैब है जिसको हम एआरडीई बोलते हैं, एआरडी यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एआरडीई बोलते हैं इसको, तो याद रखिएगा। इन्होंने बनाया है, पुणे में है ये एआरडीई, इसने बनाया है टू इंगेज टारगेट्स विच आर लोकेटेड इन द कॉर्नर्स एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टारगेट्स को काउंटर मतलब कैप्चर कर लेता है जो कि कॉर्नर में रहते हैं, जो कॉर्नर में छुप जाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, इस वेपन का सिस्टम ऐसा है कि ये बेंड कर जाता है एंड कैप्चर करता है वीडियो फीड कैप्चर करता है, बेंड करके आप उसको मोड़ करके कैप्चर कर सकते हैं वीडियो फीड को, एंड 10 सोल्जर्स की लाइफ को, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की लाइफ को आप बचा सकते हैं फ्रॉम एनी काउंटर अटैक। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अर्बन क्लोज क्वार्टर सिचुएशन। तो क्लोज क्वार्टर सिचुएशन जो होती है वहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे काफ़ी जवानों को हम बचा सकते हैं, काफ़ी अपने जो वीर जवान हैं उनको बचा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो कॉर्नर वेपन सिस्टम इसको बोलता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इन जुलाई 2020 डीआरडीओ ट्रांसफर्ड द टेक्नोलॉजी टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे एंड जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैदराबाद फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे में और जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैदराबाद में, ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। और इसमें इसके कुछ सिस्टम्स यूज़ किए गए थे रिसेंटली। जो धर्मा गार्डियन हुआ था ना एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच में होता है, इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होता है, और उसमें भी इसके कुछ चीज़ें यूज़ की गई थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि सम ऑफ दीज वर टेस्टेड इन द इंडिया जापान बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ठीक है ना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसको कॉर्नर शॉट वेपन बोलते हैं, इसको याद रखेगा। इंडिजिनसली डेवलप्ड है एंड इट इज़ वेरी सुपीरियर टू सम ऑफ द 9mm ग्लॉक पिस्टल्स। यहाँ ग्लॉक लिखा हुआ ना, तो ग्लॉक वैसे इंडिया में यूज़ नहीं होता, ये इजराइल की है। ग्लॉक जो है वो इजराइल की है और बहुत ही कम लेवल पे इंडिया में यूज़ होती है। आई थिंक आर्मी लेवल पे हो सकती है, अदरवाइज अभी बीएसएफ और नॉर्मल पुलिस उसको यूज़ नहीं करते। इजरायली है ग्लॉक, वैसे इजराइल का है, आपको वेपन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप कुछ बातें होंगी। आगे हम डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। डीआरडीओ वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीआरडीओ जो है वो वर्क करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड बेसिकली डीआरडीओ जब बना था 1958 में बना था, तो उस समय कंबाइन किए गए थे। एक टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट था ऑफ द इंडियन आर्मी, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। और इनको जोड़ा गया था, मर्ज किया गया था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, टीडीई यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा आपका डीपी यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ, इनको मर्ज किया गया था, तब जाकर के 1958 में डीआरडीओ आपका बना था। तो ये फैक्ट्स आपको अगर याद हो जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। फ्री राशन स्कीम एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। अब तो ये रिलीफ पैकेज हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम फूड ग्राम्स फ्री में देने का बोला था, कि 5 केजी फूड ग्रेन्स फ्री में देंगे, है ना, टू द पुअर। एंड ये अब सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड ये आपके कोविड के टाइम पे ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की। तो इसको अभी और कंटिन्यू किया जाएगा, तो अच्छी बात है। गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके अंतर्गत ये चीज़ और बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। द मैन बिहाइंड तिलोनियाज विमेन इंजीनियर्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संजीत रॉय जी की। संजीत रॉय जी को बंकर भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर अ निक नेम ऑफ बंकर, बंकर, ठीक है। संजीत बंकर रॉय आप इनको बोल सकते हैं। वेरी फेमस, ही इज़ वेरी फेमस एंड पद्मश्री अवॉर्डी, ही इज ऑल्सो अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड ही इज़ अ सोशल वर्कर। अब इन्होंने क्या किया था, ही फाउंडेड द सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, SWRC, सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, जिसको बेयरफुट कॉलेज भी कहा जाता है। तो ही इज द फाउंडर ऑफ सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर विच इज ऑल्सो नोन एज बेयरफुट कॉलेज। एंड तिलोनिया विलेज आपका अजमेर राजस्थान में है। तिलोनिया विलेज अजमेर राजस्थान में है। वहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया है। 50 साल इनके सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर को 50 साल हो भी गए हैं। ही इज़ हेल्पिंग फीमेल वुमेन्स एंड ऑल टू डेवलप देयर पोटेंशियल। और इंजीनियर से लेकर के अलग अलग क्राफ्ट्स में इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना। फॉर एग्जांपल इनके कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता दूं कि he's a graduate from Delhi St. Stephen College. St. Stephen के खुद हैं। he was inspired by Jayaprakash Narayan and he was very much moved by the philosophy of austerity, Gandhian principles of simplicity and accountability. इनको बंकर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको he is also known as बंकर, मैंने आपको बता दिया। इन्होंने ट्रेडिशनल स्किल्स एंड विजडम को ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता उसको यूज़ किया है और उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद की है। रूरल वुमेन्स को इन्होंने, देखो कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको दिखा दूं इनके। रूरल वुमेन्स को हैंडपम्प रिपेयरिंग, इन्होंने हैंडपम्प मिस्त्री स्कीम राजस्थान में स्टार्ट हुई थी, इसी के कारण हैंडपम्प रिपेयरिंग में 30,000 से ज़्यादा मिस्त्रीज को ट्रेन किया इसके बाद इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने SWRC की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो है इलिटरेट विलेज वुमेन को सोलर इंजीनियर बनाने का। इलिटरेट वुमेन इंजीनियर्स को सोलर मामाज, इनको सोलर मामा बोलते हैं, सोलर मामाज बोलते हैं, सोलर मामाज बनाना है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो कि इलिटरेट थी और उनको सोलर पावर के बारे में जानकारी देना, समझाना किस तरीके से उसको रिपेयर करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। कई विमेन ऐसे में फिर अफगानिस्तान की भी थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बता दूं मैं, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड ही इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये। तो संजीत रॉय, संजीत बंकर रॉय, इनके काम याद रखिएगा, सोलर मामा और ये सारी चीज़ें कुछ याद रखेगा। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बंकर एंड ऑल, है ना। सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। एंडोसल्फान का नाम आया तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एंडोसल्फान क्या है? इट्स अ पेस्टिसाइड। एंडोसल्फान क्या है? पेस्टिसाइड है जो कि यूज़ होता था वाइडली क्रॉप्स लाइक कैश्यू, कॉटन, टी, पैडी, फ्रूट्स एंड अदर्स अंटिल 2011, ठीक है ना। याद है कि 2011 तक ये यूज़ हुआ है कॉटन में, टी, पैडी, फ्रूट्स एंड अदर्स में, कैश्यू में। एंडोसल्फान कहाँ पे बहुत यूज़ होता था? केरला में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बैन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन 2011 और इसके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करता था, सेक्सुअल मैच्योरिटी को लेट कर देता था, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट करने लगा था, पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें होने लगी थी इन द केरला रीजन। स्पेशली जो आपका आई थिंक कासरगोड रीजन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था, है ना। तो काफ़ी डिफॉर्मिटीज़, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने लगे थे, ठीक है ना। और कैश्यू का प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत होता है केरला में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश्यू में इसका यूज़ किया जाता था। फिर इसको बैन किया गया और लगभग 5,000 ऐसे विक्टिम्स थे जिनको कि 5-5 लाख रुपए का कैश बेनिफिट्स दिया जा रहा है। और वही चीज़ इसमें लिखी भी है, उसकी वेरीफाई करना और एलिजिबिलिटी को देखना, ये सारी चीज़ें। अब ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है ना, एक कंबाला रेस की दिख रही है। आपको मुझे बताना है कि कंबाला रेस कहाँ होती है, इसके अलावा जल्लीकट्टू कहाँ होता है, ये दोनों चीज़ें आप मुझे बताइएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। श्रीलंकन क्राइसिस का एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया में पड़ा है, वो है केरला का टूरिज़्म इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। तो जो श्रीलंका में क्राइसिस है, क्राइसिस हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टूरिज़्म इन द केरला रीजन। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में देखना है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स के बारे में कुछ लिखना हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्पल्स के प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल पहले तो आप याद रखिएगा कि एक टेम्परेट रीजन का फ्रूट है। इट्स अ फ्रूट ऑफ अ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रीजन का फ्रूट नहीं है, ठीक है ना। इट ग्रोज बेस्ट ऑन द वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, लोम सॉइल होनी चाहिए जिसकी डेप्थ एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर हो। पीएच रेंज 5.5 से 6.5 की
के बीच में हो, एंड द सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड सबस्ट्रेटा एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो हार्ड सबस्ट्रेटा या वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सॉइल विद हैवी क्ले और कॉम्पैक्ट सब सॉइल आर ऑल्सो अवॉइडेड। तो जिसमें हैवी क्ले हो या कॉम्पैक्ट सब सॉइल है उसको भी अवॉइड करने का। तो कौन कौन सी चीज़ें देखना है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए, डेप्थ एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर की, पीएच रेंज 5.5 से 6.5 में, और सॉइल के अंदर कोई हार्ड सबस्ट्रेटा या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट सब सॉइल को भी अवॉइड करना है, हैवी क्ले एंड कॉम्पैक्ट सब सॉइल। एप्पल को मैलस प्यूमिला बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम एप्पल का क्या होता है, मैलस प्यूमिला, ये याद रखेगा। इट्स अ इंपॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट, याद रखेगा टेम्परेट फ्रूट, इसलिए इंडिया में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, थोड़े हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल वाले रीजन में, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब एंड सिक्किम, इसी रीजन में ये होता है, अदरवाइज और जगह पर नहीं होता है ना, जो बहुत गर्म जगह होती है। टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है ना, याद रखिएगा टेम्परेट फूड क्रॉप है। और इसके अलावा एवरेज जो समर टेम्परेचर इसमें होना चाहिए वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये झेलता है ना। एक्टिव पीरियड में, एक्टिव जो ग्रोथ पीरियड है, एक्टिव ग्रोइंग पीरियड, उसमें 21 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। एक्टिव ग्रोथ पीरियड में कितना होना चाहिए, 21 से 24 डिग्री का। एप्पल बेसिकली वहाँ पे होता है, यहाँ पे जहाँ पे एल्टीट्यूड एटलीस्ट 1500 से 2700 मीटर अबव द सी लेवल हो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हो लगभग 1000 से 1250 mm, यानी कि 100 से 125 सेंटीमीटर, 100 to 125 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। ये ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए है, ठीक है ना। That is the thing which is important. तो I hope you got clarity regarding the apple production and all. वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा रिस्क लग रहा है एप्पल्स प्रोडक्शन के लिए, इसलिए मैंने आपको पूरी कंडीशंस भी बता दी। विमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट हैज शॉर्ट 10 years। तो यहाँ पे बात चल रही है विमेन जजेस की। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, 2027 में हो सकता है इंडिया को पहली विमेन चीफ जस्टिस मिले। इन इंडियाज फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस इज प्रोबेबली इन सितंबर 2027, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना, याद रखिएगा जस्टिस वीवी नागरत्ना, याद रखिएगा, शी विल बी द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस इन सितंबर 2027। बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए तो ये नहीं बनेंगी, 1 मंथ के लिए बनेंगी, बट शी विल बी द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस, बीवी नागरत्ना 2027 में, ऐसा हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ विमेन, उनके नाम भी लिखे हैं, जो चीफ विमेन जस्टिसेस हुई हैं उनके नाम भी लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहली हमारी जो थी वो फातिमा बीवी थी, जस्टिस फातिमा बीवी। शी वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट विमेन सुप्रीम कोर्ट जज इन अक्टूबर 1989, ठीक है ना। एंड इसके बाद हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा का नाम आप जानते होंगे, वॉज द फर्स्ट विमेन एडवोकेट टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट विमेन एडवोकेट टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये दोनों फर्स्ट आप याद रखिएगा। मैंने आपको एक फातिमा बीवी जी के बारे में बताया, फर्स्ट विमेन जस्टिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड दूसरी आपको मैंने बताया इंदु मल्होत्रा जी के बारे में, ऑनरेबल, जो कि फर्स्ट विमेन एडवोकेट टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज था, है ना। दैट दीज वीमेन हैव मेड हिस्ट्री। एंड बीवी नागरत्ना जी विल बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसके अलावा रंजना पी देसाई, ज्ञान सुधा मिश्रा, दे ऑल हैव बीन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हीमा कोहली एंड बेला एम त्रिवेदी, दे वर ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ नाम थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। इंडिया यूके में शेयर क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो अब इंडिया और यूके जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बात चल रही है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बात चल रही है। और ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि पुलिस के पास एक सिस्टम होता है, CCTNS होता है, जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं, CCTNS, है ना। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करके रखते हैं। 16,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है CCTNS में, और नेटवर्क शेयरिंग में इसी का यूज़ किया जा सकता है। अब एक और चीज़ बताऊँ तो 5 आइज़ अलायंस, याद रखिएगा 5 आइज़ अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSC 5 आई अलायंस पूछ सकता है, 5 आइज़ अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं। इजी है याद रखना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगल बगल की कंट्रीज़ है। USA के बगल के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बगल की न्यूजीलैंड, और एक UK और अलग से। तो 5 आइज़ अलायंस याद रखेगा, ये 5 कंट्रीज़ का नाम याद रखेगा। 5 आइज़ अलायंस, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंड ये बस की 5 कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे काजीरंगा का नाम आप देख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और वहीं पे सेंसस हो रहा है किसका, 1 हॉर्न राइनोसेरस का हो रहा है।
राइनो पॉपुलेशन का हो रहा है, ठीक है ना। एंड ये जो राइनो पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी 2018 में, जब लास्ट टाइम सेंसस हुआ था, तो 2413 थी। 2413 टोटल नंबर आए थे राइनोस के, एंड दिस इज़ अ गुड नंबर। अब इसको देखते हैं कि बढ़ाए कि घटाए क्या है, ठीक है। तो एक सवाल आपसे मैं और पूछता हूँ कि कोयना जो रिवर है, कोयना रिवर कहाँ की रिवर है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना। कोयना रिवर के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। कोयना प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा हमको देखना नहीं है, लेकिन कोयना प्रोजेक्ट और कोयना रिवर बताना है आपको कौन सी जगह पे लोकेटेड है। कोयना रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका एंड कहाँ पे होता है, ठीक है ना। टाइम आफ्टर टाइम एमपीज वांट टू नो इफ इंडिया इज चेंजिंग टाइम जोन्स। अभी देखो ऑब्वियस सी बात है कि देखो क्या चलता है, आपको भी पता होगा कि हमारा अगर इंडिया का, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे इधर है ना, और इधर आपका देखोगे आप तो इधर इधर इस तरीके से गुजरात वाले रीजन तक है। थोड़ा लेट मी ड्रॉ इट मोर ब्यूटीफुली, थोड़ा मैं इसको और सुंदर बना सकता हूँ, रुको। ओके, आई थिंक दैट विल बी, ठीक है। जैसे ये हुआ, और इधर इधर आपका ये वाला पार्ट ऐसा आता है, ठीक है। तो जैसे देखो ये वाला जो रीजन है, ये नामचा बरवा वाला रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। यहाँ वाला रीजन आपका राजस्थान और गुजरात वाला रीजन है। इन दोनों के जो सनराइज सनसेट है, इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है ना सनराइज के टाइमिंग्स पे, है ना। यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक के 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे अर्ली सनराइज होगा, सबसे पहले सनराइज होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पे क्रूशियल जो वर्क आवर्स हैं, क्रूशियल वर्क आवर्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग्स है, वो तो ऑफिस टाइमिंग 10 से 5 ही है ना, 10 से 5 ही है। लेकिन ये यहाँ इस वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, चूँकि अर्ली सनराइज़ होता है, इसलिए बहुत सारा टाइम पीरियड मिस हो जाता है सनराइज़ का। और सनसेट भी इनका अर्ली होता है, इसलिए रात में इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे में बात ये चल रही थी कि 2 अलग अलग टाइम जोन्स अगर हम बना लें, तो इस दूसरी टाइम जोन का नाम इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसको चाय बागान टाइम जोन बोलते हैं, जो चाय बागान टाइम जोन्स बोलते हैं, चाय बागान टाइम जोन, ठीक है ना। तो इसकी काफ़ी पहले से मार्क चल रही है, 2002 से इसकी मार्क चल रही है कि भैया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान वाले रीजन के लिए एक चाय बागान टाइम जोन हो। क्योंकि अर्ली सनराइज मतलब कि भैया मान लो 4 बजे सूरज उग गया वहाँ पे, आप 4 बजे सूरज उग गया, तो वहाँ पे लोग अगर चाहें तो 8 बजे तक 9 बजे तक काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ऑफिस को। बट चूंकि ऑफिस टाइमिंग्स मान लो 10 से 5 है, तुमको 10 से 5 करना पड़ता है। लेकिन वही 3 बजे वहाँ पे रात होने लगती है, 3 बजे शाम, अगर यहाँ 5 बजे रात हो रही है तो वहाँ 3 बजे रात हो रही है। तो ये एक रीज़न है कि क्यों 2 अलग अलग टाइम जोन्स की बात किया है। बट टाइम जोन्स के लिए हमेशा से जो एक्सपर्ट कमेटी बनी उसने मना किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया में 2 अगर टाइम जोन आप बना देंगे तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा फॉर द रेलवेज, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा फॉर द एयरवेज, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में एंटर करोगे तो दोनों जगह टाइम में डिफरेंस होगा, है ना। इस कारण से रेलवे के शेड्यूल, रेलवे का टाइम टेबल, एयरप्लेन का टाइम टेबल सब मिस हो जाएगा, और अननेसेसरी जो हर्डल है वो क्रिएट होगी। इसलिए आप क्या करो, आप वर्किंग आवर्स को चेंज कर दो। इन्होंने ये कहा एक्सपर्ट कमेटी ने कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ सनराइज पहले हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, तो आप अपने वर्किंग ऑफिस का जो टाइम है वो 10 की जगह 8 कर दो, उसको 8:30 कर दो, स्टार्ट कर दो, उसको और अर्ली स्टार्ट कर दो। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि टाइम भी सेम रख सकते हो, और अपने जो वही डे लाइट सेविंग जिसको बोलते हैं उसको भी सेव कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। गहिरमाथाज बीच विटनेस अरीबाडा। अब यहाँ पे गहिरमाथा आपको पता होना चाहिए, इट्स अ मैराइन सेंचुरी, उड़ीसा में है, इंडियन ओशन रीजन उड़ीसा में ये मैराइन सेंचुरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उड़ीसा में है गहिरमाथा, ये मैराइन सेंचुरी है, और 1997 में इसको मैराइन सेंचुरी बनाया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ मैराइन सेंचुरी इन 1997। अब यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं, जो कि वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं, है ना। कार्निवोरस टर्टल्स हैं, ये कार्निवोरस हैं, और ऑलिव कलर्ड, इनमें कैरापेसेस होते हैं, इस कारण से इनका नाम ऑलिव रिडली टर्टल बोला जाता है। इनकी मास नेस्टिंग होती है, एक साथ बैठ के नेस्टिंग करते हैं, जिसको जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं अरीबाडा, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल गैदर ऑन द सेम बीच एंड ले एग्स, ठीक है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ द फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल्स दे गेट टुगेदर एंड दे ले एग्स ऑन द बीच, इसको अरीबाडा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेगा।
ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, एंड साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा है फ्यू ऑलिव रिडली रीच द गोदावरी साइट एज वेल। तो कई ऑलिव रिडली ऐसे हैं जो कि गोदावरी साइट तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। एक और जगह बताता हूँ मैं, और इसकी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी फेमस है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपकी, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है ना। एंड 30 किलोमीटर कोस्ट लाइन इन द गोदावरी एस्चुरी में भी ये पहुंच चुके हैं, है ना। शार्प कुछ हुआ है। ऑलिव रिडली टर्टल का दूसरा जो साइंटिफिक नेम है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया, लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया इनका साइंटिफिक नेम है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो यही इसीलिए मैंने आपको बताया था। देखो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट्स अ पार्ट ऑफ रेयर एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव गोदावरी मैंग्रोव सिस्टम। तो ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये गोदावरी मैंग्रोव सिस्टम का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा नंबर डिक्रीज ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचे हैं। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे एक हाउ माइटोकॉन्ड्रिया अडेप्टेड टू लिव विद इन द सेल्स। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकल था, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आता तो मैं उसको छोड़ दिया होता, गारंटीड बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूँ, चूँकि अब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP विद इन द सेल। सेल के अंदर एनर्जी को जनरेट करना इन द फॉर्म ऑफ ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में इसको जनरेट करने का काम जो है कौन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए उस सेल को पावर भी करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से यूकैरियोटिक में था, ये पहले प्रोकैरियोटिक में भी था, धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ और फिर जाकर के आया। तो ऐसे में दो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हुए जिस कारण से ये यूकैरियोटिक में पावर हाउस बन पाया। एक तो था DTD प्रोटीन में चेंज, एक DTD नाम का प्रोटीन था जिसमें चेंज हुआ, और दूसरा tRNA, ठीक है, tRNA में चेंज हुआ। तो ये कौन कौन सी चीज़ थी, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखो DTD जो था वो क्या था, एक प्रोटीन है DTD जो कि रिमूव करता है अमीनो एसिड को, ठीक है ना, डी अमीनो एसिड्स को रिमूव करता है। इसका नाम था प्रोटीन DTD। अब ये क्या कर रहा था, जब पहले ये यूकैरियोटिक्स में नहीं था और प्रोकैरियोटिक्स का मतलब जब ये यूकैरियोटिक्स में था, बिफोर इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूकैरियोटिक्स, जब ये प्रोकैरियोटिक्स में मतलब जब था, उस समय इसने ये क्या करता था, DTD ग्लाइसिन के साथ एक्ट नहीं करता था और उसको हटा देता था। DTD किसके साथ एक्ट नहीं करता था, ग्लाइसिन के साथ एक्ट नहीं करता था और उसको हटा देता था। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बस ये जो टर्म्स बोल रहा हूँ याद रखिएगा। DTD क्या करता था, ग्लाइसिन के साथ एक्ट नहीं करता था, इसको हटा देता था, और इस कारण से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता था, ठीक है ना। बट नाउ ये दोबारा दूसरी चीज़ क्या हुआ, DTD यूकैरियोटिक जब में आया तो इसने अपना रिकॉग्निशन कोड प्रेफरेंस चेंज कर दिया, एंड रिमूवल ऑफ ग्लाइसिन जो है उसको अवॉइड कर दिया, है ना, रिमूवल ऑफ ग्लाइसिन को अवॉइड कर दिया, ताकि जो आपका मतलब बहुत ही क्रूशियल इंग्रेडिएंट है आपका ग्लाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और इस कारण से इसका एक पहला चेंज ये था। दूसरा चेंज जो tRNA में हुआ, ठीक है ना, tRNA में हुआ, इसको कंपैटिबल बनाने के लिए यूकैरियोटिक्स के साथ। कैसे, इसमें क्या किया इन्होंने, जो बेस था tRNA का उसको चेंज कर दिया। बेस को ऐसे चेंज कर दिया, देखो ATUGC आपको पता होगा, जो इसके RNA बेस होते हैं ATUGC, इनको न्यूक्लियोटाइड बेसेस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बेस में इन्होंने U73 से इवॉल्व करके A73 में चले गए, ठीक है ना। tRNA में एक जो न्यूक्लियोटाइड बेस था उसको चेंज किया U73 से A73, ये सब इंटरनल प्रोसेस ही है। तो ये जो दूसरा चेंज हुआ इस कारण से फिर कंपैटिबल बना, है ना। और इसमें भी वही हुआ कि इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग द रिमूवल ऑफ ग्लाइसिन एंड द स्टॉपिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था कि इसमें फिर से वही ग्लाइसिन का रिमूवल जो है उसको अवॉइड करने के लिए tRNA में चेंजेस हुए। तो ये दो चेंजेस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको याद भी कर सकते हो। CUET एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। CUET क्या है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये बोला है कि जितनी भी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं टू एडमिट स्टूडेंट्स टू
undergraduate programs from 2022-23, they will be doing it on the scores based on common university entrance test. इसको कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं. इसको कंडक्ट कौन कराएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ठीक है ना. कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कौन कराएगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अब CUET क्या है और कौन इसको यूज़ करेगा? इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इसको कंडक्ट कराएगा NTA, याद रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगा. एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का सिलेबस जो क्लास 12 करेगा उसी के बेसिस में किया जाएगा. All admissions into the undergraduate courses at central universities funded by UGC will mandatorily be based on CUET scores from 2020 to 23. तो जितने भी एडमिशन्स होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में विच आर फंडेड बाय UGC, दे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस CUET स्कोर्स ओनली. ठीक है ना. तो ये पहले के जो इंस्टीट्यूशन लेवल के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट लेती थी, वो सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी. देखो इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे. एडवांटेजेस क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग जगह भाग भाग के एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा. पहली चीज़ तो ये, एक कॉमन टेस्ट होगा. ठीक है ना. अलग अलग जो फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं वो फॉर्म्स नहीं फिल करने पड़ेंगे. पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बचेगा क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले अपना अलग कंडक्ट कराती थी, अब एक साथ होगा तो ये बहुत सारा पेपर वर्क और ये कम्बरसम प्रोसेस को करेगा. और सबका जो शेड्यूल है वो टाइम पे रहेगा क्योंकि सबका चूंकि एक ही टाइम पे एग्ज़ाम होगा, तो जो शेड्यूल है या डिले और पहले वाली प्रॉब्लम होती वो सब नहीं होगा. इस एग्ज़ाम में एंट्रेंस लाइक IIT और ये सब एग्जाम्प्ट कर दिए गए, लेकिन हाँ म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर, फाइन आर्ट्स, इन सब के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रहेंगे. ठीक है ना. ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो म्यूज़िक, आर्ट्स या थिएटर आर्ट्स इन सबसे रिलेटेड है उन सब के एग्ज़ाम होंगे. इसके बाद नीड क्या थी? मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने प्रपोज किया था कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट एज अ वे ऑफ इंश्योरिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. वही वाली बात है कि क्वालिटी को यूनिफॉर्म क्वालिटी रहेगी और रिड्यूस करेगी कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. ठीक है ना. और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टेकिंग देयर ओन एग्जामिनेशन. इससे बेटर है कि एक एग्जामिनेशन हो और सब में फिर एडमिशन हो सके. लेकिन कुछ लोग इसका अपोज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? कि देखो क्या होता है, जैसे ही कोई आपने एग्जामिनेशन डाल दिया ना, जैसे CUET डाल दिया, अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक बहुत ही ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा. सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अब देखना लिखने लगेंगी. बड़े बड़े जो नाम देखते हैं ना हम लोग, विजन IAS, ये अब विजन CUET आ जाएगा और उसके बाद वाजीराम CUET आ जाएगा. तो अलग अलग ये लोग इनमें घुस जाएंगे, है ना. तो इससे एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना. सब लोग हर लोग हमारे जैसे फ्री तो नहीं पढ़ा सकते, तो वो क्या करेंगे, फिर एक्स्ट्रा बर्डन में जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार वहाँ जाओ, अब बाकी सारी पढ़ाई छोड़ो. इसके अलावा कृष्ण कुमार जी ने जो पहले के डायरेक्टर थे NCERT के, उन्होंने एक और अच्छी चीज़ बोली कि जैसे ही ये होता है कि लोग 11वीं 12वीं की जो मेन पढ़ाई है उसको भूल जाएंगे, स्कूल वाली पढ़ाई को, और कोचिंग में घुस जाएंगे पूरी तरीके से. तो एक ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई की तरह महत्व नहीं रह जाएगा और लोग घुस जाएंगे किसमें, लोग घुस जाएंगे आपके इसमें कोचिंग्स में ऑल. तो ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव फॉल आउट भी है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.